हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक दंत एनवायरमेंट एजुकेशन। आज हम देखेंगे एयर पॉल्यूशंस के बारे में। ऑलरेडी एयर पॉल्यूशंस के रिगार्डिंग मैंने एक लेक्चर डिलीवर किया है, एक लेक्चर बनाया हुआ है। तो आप उस लेक्चर में देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात की गई है, देन द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में बात की गई है क्या है। एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो। अपार्ट फ्रॉम डैट, अगर हम आगे बढ़ते हैं सिलेबस में तो एयर पॉल्यूशंस के अदर टॉपिक्स इस लेक्चर में हम मैक्सिमम कवर कर लेंगे, और आने वाले लेक्चर के अंदर जो भी उसका कंट्रोल डिवाइसेस होगा एयर पॉल्यूटेंट्स का, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। सो विद इन 3 to 4 लेक्चर्स एयर पॉल्यूशन कंट्रोल विल बी कवर अप। तो 3 से 4 लेक्चर के अंदर एयर पॉल्यूशन कवर हो जाएगा। तो ये आज हमारा दूसरा लेक्चर होगा एयर पॉल्यूशन का। तो आगे बढ़ते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट सो दैट आई कैन मेक the easy to easy presentation and the lectures that will be very much helpful for your exams. Okay, so thanks for watching the Ekdant environment education, and let's begin the lecture. Okay friends, so air pollution, what is pollution? First of all, the definition is that the excessive discharge of the undesirable substances into the environment adversely by the natural or by the anthropogenic sources degrade the quality of the environment and causing damages to the human, plants and animals. So a basic definition of the pollution will be what? That we all know that environment is very much balanced, but due to the activities of the human, हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसे करते हैं जिसके वजह से कुछ हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स, हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स रिलीज्ड होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, एंड दैट हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, एंड अल्टीमेटली कॉजिंग द पॉल्यूशन। सो अगर हम जो बैलेंस बिगाड़ रहे हैं एनवायरनमेंट का, उसको हम क्या कर रहे हैं? पॉल्यूट कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज योर पॉल्यूशन in the very simple terms. There are different types of pollutions like the water pollution, soil pollution, air pollutions, land pollutions. Okay, then geothermal. So we are going to discuss about in detail about the air pollutions. Okay, what is air pollutions? So what is air pollution? Whenever we perceive that air pollution, we generally perceive on the basis of two things, that what is visible and what will be the order. Okay, so हम जब भी एयर पोल्यूशंस के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीज़ आती है कि उसका ग्रे कलर का स्मोक निकल रहा होगा फ्रॉम व्हीकल और फ्रॉम चिमनी, एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, उसका जो बैड स्मेल है उस सराउंडिंग एरिया का, उसका एयर के अंदर जो भी बैड स्मेल होए, उसके बेसिस पे हम जज करते हैं कि यहाँ की जो हवा है वो बहुत ही प्रदूषित है, राइट? सो वी जनरली परसीव ऑन द टू बेसिस, विजुअल एंड द ऑर्डर. On the basis of visual, it should be a smoke, dust, or the chimney smoke, and it will be in a gray scale or gray color. And in the basis of order, petrol, diesel, H2S, and the bleaching powder. So generally, whenever air pollution comes into the picture, we visualize on these two parameters. Okay, आपने देखा होगा गांव में खाने बनाते हैं लकड़ी के ऊपर, या गोबर के जो उपले होते हैं, डंग केक्स होते हैं, उसका यूज़ करके लोग खाना बनाते हैं. तो ड्यूरिंग दैट ओनली स्मोक्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज. आप देख सकते हैं व्हीकल्स. तो दीज आर डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम वेयर द पॉल्यूशंस अराइजेस. नाउ हाउ विल यू विल गोइंग टू डिफाइन द एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो अलग अलग डेफिनेशंस है. द वेरी फर्स्ट वन इज द एयर पॉल्यूशन is the presence of one or more contaminants in the ambient atmosphere which is injurious to the living or the non-living things, or which unreasonably interfere with the comfortable enjoyment of the life and the property.
अगर कोई भी एक या दो कंटामिनेंट्स एम्बियंट एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाता है और वो बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही इंजीरियस है, वेरी मच हार्मफुल to the living as well as the non-living things both, and it is interfering with the comfortable enjoyment of the life and the property, then it is said to be what? An air pollution. Other definition is air pollution in the presence of foreign matter in the air, either the gas or the particulate or the combinations of both, which is dangerous to the health and welfare of the human beings. Okay, तो ये एक टेक्निकल डेफिनेशन हो जा रहा है कि जब भी कोई फॉरेन मैटर एयर के अंदर एंटर करता है, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ गैशियस एयर पर्टिकुलेट मैटर्स सॉलिड फॉर्म्स और बोथ, and it is having a dangerous effect to the human health and the welfare vegetations, then it is said to be air pollution. If we are going to look after the third definition, air pollution is the excessive concentration of the foreign matter in the air which adversely affects the human being or the living things and causes the damage to the property. Again, same definitions. Okay, air pollution is the presence of substances in air in sufficient concentration and for sufficient time, right? कुछ sufficient concentration रहता है और कुछ समय के लिए ही एयर के अंदर रहता है, तो उसको भी हम एयर पोल्यूशन के रूप में कंसिडर करते हैं. ओके, एयर पोल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशंस, and air pollutants arise from both the processes, man-made as well as the natural processes. This is the general composition of the atmospheric air. Maximum 78.08% is nitrogen and 20.95% is oxygen, and rest are the other gases like argon, xenon, neon, hydrogen, helium, krypton and carbon dioxide. These are the sources of the emissions of the air pollutants from where the air pollutants are emitted, and the maximum contribution of the emission of air pollutants are from the industries, that is 52%, transportation 27%, commercial and the consumer products 8%, agriculture 10%, then commercial and residential heating 1% and others are 2%. So this is the important pie chart from where you can judge that the major contribution of the air pollutants are the industries and transportation. So you have to being an environment engineer, you have to think about that how you are going to contribute to the environment. Okay, next, talking about the sources, that there are basically classified the sources into the two groups. First one is the stationary and second one is the mobile source. Both the sources are again bifurcated into the two sources, that is the point source and the area source, or we can say that the line source. So one and same, point and the line source. Okay, now what is stationary source? Stationary source हम किसको बोलेंगे? The source of emission of the air pollutants if it is stagnant, constant, stable. अगर वो सोर्स जहाँ से पॉल्यूटेंट रिलीज हो रहा है वो सोर्स आपका मूव नहीं कर रहा है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर फिक्स्ड है, तो वैसे सोर्स को हम स्टेशनरी सोर्स बोलते हैं. और द सोर्स विच आर हैविंग अ मोशन, that are moving from one place to another, that are your mobile sources. So if I talk about the point source in the stationary, under the category of stationary sources, it comprises of, it includes industrial processing, power plants, fuel consumptions from industries, coal, oil, gas, waste disposal, municipal incinerators and many other things, that all are including in what? The point source of stationary source. Stationary source, area source, in that category, residential heating on the basis of coal, oil, gas, institutional and commercial heating using the source, using the fuel, coal, oil, gas, on-site incinerations, open burning, evaporative losses and many other things. It all includes in what? Area source. अगर देखिए किसी इंडस्ट्रीज से अगर पॉल्यूटेंट रिलीज हो रहा है यहाँ से,
तो ये आपका पॉइंट सोर्स हो गया, राइट। अगर आपका एक एरिया कन्फाइंड एरिया है, से फॉर एग्जांपल्स आप देखेंगे कि एक इंडस्ट्रियल इस्टेट्स होता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर, आपको पता होगा डैट सम आर दी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस, एंड वहाँ पर क्लस्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज होती है। अगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को लेता हूँ, किसी भी एक इंडस्ट्री को उस क्लस्टर के अंदर, उस एरिया के अंदर, तो एक वो पॉइंट सोर्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पूरे एरिया की अगर मैं बात करूँ जिसके अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, तो ये एक हो जाएगा आपका एरिया सोर्स। गॉट इट। ये एक बेसिक डिफरेंस है पॉइंट सोर्स एंड एरिया सोर्स के बीच में। नाउ मोबाइल सोर्स। मोबाइल सोर्स के अंदर आप देखेंगे कि दो बाइफर्केशन है, अगेन द लाइन सोर्स एंड द एरिया सोर्स। लाइन सोर्स हो गया आपका हाईवे व्हीकल्स, रेल रोड, लोकोमोटिव्स एंड चैनल वेसल्स। एरिया सोर्स में देखेंगे तो मोटर व्हीकल्स, लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी, हैवी ड्यूटी, रेल यार्ड्स होते हैं, है ना, लोकोमोटिव्स के, पोर्ट वेसल्स होते हैं। आप पोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे शिप्स होंगे, तो वहाँ से जो भी रिलीज हो रहा है that are your area sources, aircraft से, right? So these are the different sources. We can say that the classification of sources into the stationary source and the mobile source. Very important, the types of air pollutants. एयर पॉल्यूटेंट्स के बेसिस पे हमेशा एक क्वेश्चन रहता ही है आपके एग्जाम में कि व्हाट विल बी दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा ऑप्शन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के अंदर बिलोंग करता है एंड विच ऑफ द ऑप्शन लीड्स टू द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आर, मैं आपको सिंपल टर्म्स में बता दूं कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होता है और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होता है। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि सोर्स से डायरेक्टली रिलीज होकर एटमॉस्फेयर के अंदर कंट्रीब्यूट होते हैं और एडिशन हो जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी पॉल्यूटेंट्स डायरेक्टली ऐड हो रहे हैं किसी भी सोर्स से, वो पॉल्यूटेंट्स आपके प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। जब भी प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स रिलीज होने के बाद एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो वहाँ जाके कुछ रिएक्शंस होता है विद द अदर पॉल्यूटेंट्स। अदर पॉल्यूटेंट्स के कांटेक्ट में आते ही उनका रिएक्शन स्टार्ट्स होता है और वो अपनी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को खो बैठते हैं, और जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है वो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स को प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है और वो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स के अंदर। आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे कौन कौन से प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो रिएक्ट होने के बाद, दूसरे पॉल्यूटेंट्स के साथ रिएक्ट होने के बाद, या जो भी चीज़ प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर उसके साथ रिएक्ट करने के बाद वो कैसे सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स फॉर्म करता है, राइट। सो प्राइमरी air pollutants are harmful substances that is emitted directly into the atmosphere. एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो नेचुरल कंटामिनेंट्स के अंदर आता है पर्टिकुलेट मैटर, पीएम जिसको बोलते हैं PM10, PM2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि CO डायरेक्टली इमिट हो रहा है लेकिन CO2 जो है वो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वो है प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स। ओके, नेक्स्ट हाइड्रोजन सल्फाइड्स, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, वॉलेटाइल VOC, volatile organic compounds, toxic metals such as lead, cadmium, copper, CFC, chlorofluorocarbons, ammonia, odor, noises and etc. These are the primary air pollutants. सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स का डेफिनेशन देखोगे तो जैसे मैंने आपको समझाया, दीज आर नॉट दी pollutants emitted directly but formed in the atmosphere when a primary air pollutant reacts with the substances normally found in the atmosphere or with the other air pollutants. किसी भी एयर पॉल्यूटेंट्स के कांटेक्ट में आते ही या कोई भी सब्सटेंसेस जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है उसके साथ जैसे ही प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट कांटेक्ट में आता है, रिएक्शन होता है और वो अपनी प्रॉपर्टीज को खो बैठता है और एक न्यू पॉल्यूटेंट जनरेट होता है विद अ न्यू
प्रॉपर्टीज इन द फिजिकल एंड द केमिकल, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। एग्जाम्पल के तौर में देखें तो ग्राउंड लेवल ओजोन, स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक, then comes your PAN, that is your peroxyacetyl nitrate, formaldehyde, acid mist, and etc. Okay, some of the pollutants may be the both primary and the secondary. They are both emitted directly and formed from other primary pollutants. Moving to the next, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, SO2, NO, NO2, हाइड्रोकार्बन्स एंड मोस्ट ऑफ द पर्टिकुलेट मैटर्स, वो डायरेक्टली सोर्स से कंट्रीब्यूट हो रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। लेकिन जो आपका सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स है वो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स जब रिएक्ट हो रहा है अदर मॉलिक्यूल्स और अदर सब्सटेंसेस के साथ में जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो वो देखो यहाँ पर देख सकते हो NO2 इज फॉर्मिंग HNO2. NO2 is again forming with hydro molecules of the water and it is forming HNO3 acid, right? Then H2O2, O3, ozone, PAN, H2SO4, right? Then SO3, most of the NO3 minus and SO4 2 minus salts are formed also and they are considered as what? The secondary air pollutants. ठीक है, पिक्चर में आपको क्लियर हो रहा है कि एयर पॉल्यूटेंट, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स क्या है, वो डायरेक्टली सोर्स से रिलीज हो रहा है और वो जाके जब अदर पॉल्यूटेंट्स के साथ रिएक्ट हो रहा है तो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट, दिस आर द मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो टेबुलर फॉर्म में पर्टिकुलेट मैटर जो है डस्ट, लेड, सल्फ्यूरिक एसिड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, सल्फर ऑक्साइड्स में सल्फर डाइऑक्साइड से, कार्बन ऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन मीथेन एंड बेंजीन्स, ओजोन्स एंड एयर टॉक्सिक्स में क्लोरीन दिया गया है। अब इसका कॉम्पोजिशंस क्या है, फॉर्मूला यहाँ दिया गया है, वेदर इट इज प्राइमरी और सेकेंडरी यू कैन सी ओवर हियर, है ना। डस्ट प्राइमरी, सल्फ्यूरिक एसिड सेकेंडरी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राइमरी, ऑल दिस आर दी प्राइमरी, हमने उस पिक्चर में भी देखा था। देन क्लोरीन अगेन इट इज़ अ प्राइमरी। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखोगे तो क्लोरीन क्या है, येलो ग्रीन कलर का गैस होता है, राइट। ओजोन पेल ब्लू गैस विद द एक्ट्रिक ऑर्डर, है ना। जैसे ही आप नियर दी ओशन या नियर द सी जाएंगे तो आपको ओजोन मिलेगा, वहाँ पर ओजोन का परसेंटेज होता है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। बेंजीन दैट इज अ लिक्विड विद अ स्वीट स्मेल, मीथेन कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, कार्बन डाइऑक्साइड अगेन इट इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोनोऑक्साइड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड it is a reddish brown gases. Okay, so this is the major air pollutants classified into the pollutants compositions, whether it is a primary, secondary and characteristics basis. These are the major class of the air pollutants. First one आप याद रखिए कौन से मेजर क्लासेस है एयर पॉल्यूटेंट्स के, पर्टिकुलेट मैटर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सीजन कंपाउंड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। अब पर्टिकुलेट मैटर्स में डस्ट, फॉग, मिस्ट, फ्यूम्स, देन कम्स योर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में NO, NO2, NO3, सल्फर में SO2, SO3 एंड एक्सेट्रास, ऑक्सीजन कंपाउंड में CO, CO2, ओजोन्स, VOC, बेंजीन्स एंड नॉन बेंजीन्स, ऑल इंक्लूड्स आर इन हाइड्रोकार्बन्स। Sorry. Next, air pollutants, the natural contaminants. Example are the natural fogs, pollen grains, bacteria and the product of volcanic eruptions. These are the examples of the natural contaminants जहाँ से बहुत सारे harmful natural contaminants release होते हैं atmosphere के अंदर. Pollen is the important because it's a peculiar properties irritating to some individuals. है ना, आपकी नाक में अगर फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर्स के जो पोलन्स होते हैं वो अगर जाते हैं तो आपको तुरंत ही छींकें आना शुरू हो जाती है, राइट। सो दैट इज अगेन व्हाट, इट्स एयर पॉल्यूशन। इट डिस्चार्ज इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम प्लांट्स, वेजिटेशंस, weeds, tree grasses and etc. Many people suffer from asthma or hay fever and bronchitis, that is the respiratory diseases because of the air pollutants. Now we are going to talk about one by one all the pollutants, whether it is a particulate matter or the gaseous. हम सभी pollutants के बारे में एक एक करके देखेंगे, उनके क्या characteristics है ना, and how they are contributing
as a pollutant into the atmosphere and what will be their effect. हम एक एक करके देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे, आपको सभी पॉल्यूटेंट्स के बारे में याद रहना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एक बार आप पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे तो फिर आपको वो चीज़ तुरंत ही रिकॉल हो जाएगी एग्जाम के टाइम पे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एरोसॉल, इट कम्स अंडर द पर्टिकुलेट मैटर. कहाँ से रिलीज हो रहा है, तो डस्ट, स्मोक, मिस्ट, फॉग एंड फ्यूम्स, दिस ऑल आर अंडर एरोसॉल्स. इट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स होता है, माइक्रोस्कोपिक साइज, सस्पेंडेड एंड डिस्पर्स्ड इन अ गैस और एटमॉस्फेयर. They ranges from 0.01 microns to the 500 microns. U means microns. Okay, mistake. Aerosol also defined as a colloidal substance in which the dispersion medium is a gas and the dispersed phase is a solid or the liquid. They differ widely in terms of the particle size, particle density, and their importance as pollutants. Example: PM10, PM2.5. Dust. These are the small solid particles generated during the crushing, grinding and blasting of material activities. The size of the dust ranges from 1 micron to 200 micron and they can easily settle under the gravity. Example: fly ash, cement, foundry dust and etc. Okay. नेक्स्ट, स्मोक. देख सकते हो पिक्चर के अंदर स्मोक क्या हो रहा है. जैसे ही हम कभी भी कोई भी चीज़ को बर्न करते हैं तो स्मोक निकलता है. दे आर दी एरोसॉल पार्टिकल्स रिजल्टिंग फ्रॉम द इनकम्प्लीट कंबशन. इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से स्मोक होता है एंड द साइज ऑफ द स्मोक इज लेस देन 1 माइक्रोन. नेक्स्ट, fog. During the winter we experience this thing. So it is a liquid particle formed by condensation of the vapor, visible aerosol, dispersed phase in the liquid, and it reduces the visibility less than 0.5 kilometer and the size ranges from 1 micron to 40 micron. Mist. Again, it is a liquid particle formed by the condensation of the vapor. The water droplets in the air are of the size 40 micron to 500 micron and the visibility is up to 1 kilometer or more. Low concentration of dispersion of the liquid particles of the larger size. Larger size के जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, उसका ज़्यादा डिस्पर्शन नहीं हो पाता है. जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं साइज में, वाटर ड्रॉपलेट्स, उसका डिस्पर्शन ज़्यादा होता है. नेक्स्ट, फ्यूम्स. Fumes are the very fine solid particles ranging from the size ranging from 0.001 micron to 1 micron and it is having the unpleasant smelling airborne effluent. जब भी कोई चीज़ बर्न होती है इंडस्ट्रीज के अंदर, आप देख सकते हो कि जो फ्यूम्स निकलता है ड्यूरिंग द वेल्डिंग और ड्यूरिंग एनी प्रोसेस, वो बहुत ही बैड होता है ना. आपको पता होगा कि जब भी वेल्डिंग करते हैं आपके घर के आजू बाजू या आपके यहाँ भी कभी कोई मैकेनिकल फैब्रिकेशंस का काम हो रहा होगा तो आपने देखा होगा कि फैब्रिकेशंस के टाइम पे जो वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग के टाइम पे जो फ्यूम्स निकलती है उसका स्मेल बहुत ही इरिटेटिंग होता है, बहुत अनप्लीजेंट होता है. तो वो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि कितना हार्मफुल होगा, कितना टॉक्सिक होगा, अगर आपको बेसिक नॉलेज होगा एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में तो, राइट. सो इट इज़ हैविंग द अनप्लीजेंट स्मेलिंग एयरबोर्न एफ्लुएंट्स और द गैसेस generated by condensation from the gaseous state and often accompanied by a chemical reaction such as oxidations. Now the gases that are the air pollutants contributing to the air for the air pollutions are the sulfur dioxide, oxides of nitrogen, sulfur dioxides, hydrogen sulfide, H2S, carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen fluoride, hydrogen chloride, hydrocarbons, aldehydes. हम सभी गैसेस के बारे में एक एक करके हम देखते हैं, राइट. द वेरी फर्स्ट वन इज द सल्फर डाइऑक्साइड. इट्स कंसंट्रेशन इज 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब. 1 मीटर क्यूब के अंदर 80 माइक्रोग्राम इसका कंसंट्रेशन होता है. द प्रिंसिपल constituents of the air pollutants is the sulfur dioxide and the combustion of the fuel, especially coal, contributes the sulfur dioxide. जहाँ भी हम कोल का इस्तेमाल करेंगे उसके कोल के कंबशन की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है. देन सल्फर कंटेंट अगर फ्यूल में आपका ज़्यादा है तो सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होगा. आपको पता होगा कि हाई
सल्फर कंटेंट एंड लो सल्फर कंटेंट फ्यूल्स भी आते हैं मार्केट के अंदर, राइट। क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कंटेन 1 to 5% ऑफ सल्फर कंटेंट। बहुत इंपॉर्टेंट ना ये परसेंटेजेस सब याद रखो कि सल्फर कंटेंट किस में होता है, कितना होता है, रेंजेस कितना रहता है। और सल्फर डाइऑक्साइड्स के प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स एयर पॉल्यूटेंट्स है, तो वो कौन से फ्यूल से ज़्यादातर रिलीज होता है, ठीक है ना। फ्यूल गैसेस कंटेन्स द सल्फर बट स्मॉल क्वांटिटी। अनदर सोर्स इज मेटलर्जिकल ऑपरेशन। Many ores like the zinc, copper, lead are the primary sulfides. Sulfuric acid plants, paper manufacturing plants, incinerators all contribute to the sulfur dioxides into the atmosphere as an air pollutants. Next, oxides of nitrogen, percentage याद रखो 80 microgram per meter cube. Second most abundant atmospheric contaminants है, and the highest concentration of oxides of nitrogen in the effluent are from the industries where nitric acid is used. Highest concentration released by the automobiles exhaust, and the large power plants, low heat burners, furnaces, etc. also contribute. High temperature processes that are taking place into the industries also contribute to the release of oxides of nitrogens. नीचे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का रोड ट्रांसपोर्टेशन से आता है 40%, नॉन रोड ट्रांसपोर्टेशन से 7, इंडस्ट्रियल प्रोसेस 3, एग्रीकल्चर 2, एनर्जी प्रोडक्शन 21। एनर्जी प्रोडक्शन पावर प्लांट्स जो है वहाँ से कितना रिलीज हो रहा है 21%, ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड, द कंसंट्रेशन इज 2000 microgram per meter cube. It is a odorless, colorless gas, dangerous gaseous pollutants, and produced from the incomplete combustion of the carbonaceous matter. Chief source is the automobile exhaust. Loss of due to the monoxides, health effect देख सकते हो आप, loss of consciousness, concentration, headache, retardation of the mental activity, weakness, etc. एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट विच गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड हैव विच इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बींग्स। तो ऑप्शन में ये दिया रहेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है हेमोग्लोबिन के साथ, हमारे जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है। So it's a very important from exam point of view that carbon monoxide reacts with hemoglobin of the blood to give the carboxy hemoglobin. Okay, very important. Hydrogen sulfide concentration, it will having a rotten egg smell. अगर आपके जो अंडे हैं, एग जो है वो रोटन हो जाता है, सड़ जाता है, तो उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S रिलीज होता है। आपकी जो ड्रेनेज लाइंस होती है, ड्रेनेज लाइंस के जो कवर्स रखे होते हैं ऊपर में, मैन होल्स, तो वहाँ से भी आप देखेंगे जब भी कभी नियर बाई पास होंगे फुटपाथ से भी, तो एक बहुत ही पंजेंट स्मेल आता है, बहुत ही ख़राब स्मेल आता है, जो वेरी सिमिलर टू दी सड़े हुए अंडे जैसे आती है। तो वहाँ से भी हाइड्रोजन H2S रिलीज होता है। सो दीज आर दी सम ऑफ दी सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू विल फाइंड दी H2S. Okay, it is a highly toxical, flammable and foul smelling gas. Anaerobic biological decay process it indicates, and the sources are the water springs and volcanoes, natural. And from industry point of view, craft pulp industry, petroleum refineries, coke oven plants, and the chemical processes releases the hydrogen sulfides. Next, carbon dioxide. Generally, it is occurring naturally in the atmosphere, essential ingredients in the photosynthesis. Carbon dioxide is utilized by the plants in the process of photosynthesis, and the process by which the plants makes the food and energy. CO2 released due to the respirations by the animals and the plants. Deforestation and the burning of fossil fuels such as coals, eruptions of volcanoes, forest fires, biological delays all contributes to the carbon dioxides. Greenhouse gases increases the mean ambient temperature and the mean sea level also. Next, hydrogen fluoride.
The major manufacturer of the phosphate fertilizer, aluminum industry, brick plants contribute to the hydrogen fluoride, and the minor contribution of the hydrogen fluorides includes the metallurgical operations and the burning of coal, more important in terms of injury to the vegetations and animals than the humans by the हाइड्रोजन फ्लोराइड. हाइड्रोजन फ्लोराइड बहुत ही HF है ना, बहुत ही डेंजरस गैस होता है. अगर आपने इनहेल कर दिया तो आपको चंद मिनट के अंदर, चंद सेकंड्स के अंदर आप तुरंत ही डाई हो जाओगे, मर जाओगे. सो ये बहुत ही डेंजरस गैस होता है. इसको इनहेल जहाँ भी इसका प्रोडक्शन होता है, जिस भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, बहुत ही सेफ्टी के साथ इसको हैंडल किया जाता है. बहुत ही सेफ्टी के साथ वहाँ के जो मैन पावर होते हैं, जो मैन्स होते हैं, वर्क करते हैं इसके ऊपर, बहुत ही सेफ्टी प्रिकॉशंस रखते हैं टू डील विथ HF. ओके, HF बहुत ही डेंजरस गैस है इंडस्ट्रीज़ के अंदर. हाइड्रोजन क्लोराइड, it is released during the industrial chemical processes. Effects on the respiratory, having irritations while we inhale the chlorine. क्लोरीन को आप इनहेल करेंगे तो आपको रेस्पिरेटरी इरिटेशंस होंगे. एंड इट डैमेजेस टू द वेजिटेशंस. कोई भी पॉल्यूटेंट्स होगा वो वेजिटेशंस को डैमेज करेगा ही करेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, if hydrogen chlorine HCl is released, it is having the acidic nature, so it reacts with the metals and corrode the metals. So corrosion is the problem due to the HCl. Next, CFC, chlorofluorocarbon. It is a non-toxic, non-flammable and non-carcinogenic gases, but it is harmful and damages to the ozone layer and allows the UV rays to reach the earth's surface. ये non-toxic है, non-flammable है, non-carcinogenic है, but due to the presence of CFC, it damages the ozone layer, and ozone layer is helpful to the earth as a shield, and it protects us from the UV rays. So it damages the CFC damages the ozone layer. Generally, the sources that contribute the CFC are the AC and refrigerator, spray, etc. Aldehydes, it is released from the combustion of the gasolines, diesel, oil fuels, natural gases. Incomplete oxidation of the motor fuel and lubricating oils also contribute to the aldehydes. And effects की बात करें तो irritation to the eyes. Radioactive gases, nuclear power plant and related to the fuel handling facilities. Experimental accelerator, testing of the nuclear bombs, agricultural, industrial, medical use of radioactive isotopes. ये सभी सोर्सेज है जहाँ से रेडियो एक्टिव गैसेस कंट्रीब्यूट करते हैं. एंड डेट विल बी बहुत ही माइनर परसेंटेज में होता है, इसका परसेंटेज बहुत कम होता है, बट वी आर कंसिडरिंग एज एन गैशियस एयर पॉल्यूटेंट्स. ओजोन, in the Earth's upper atmosphere, ozone plays the important role by providing a shield from the UV rays, but ozone at a ground level is very much harmful air pollutants. It is not emitted directly into the air, but it is created by the chemical reactions between the NOx and the VOC in the presence of sunlight. NOx, oxides of nitrogen and VOC का जब reaction होता है in the presence of sunlight and heat, then ozone is formed. यहाँ पर आप reaction देख सकते हो कि oxygen plus NO2 catalyst and sunlight, it gives the 2O3 ozones. Breathing the ozone trigger the health problems like asthma, chest pain, clogging and throat irritation and congestions. आपको बहुत भारी भारी सा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि कफ हो रहा है, सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, and your chest will be very much like what कंजर्शन आ जाएगा आपके चेस्ट के अंदर, है ना, तो बहुत भरा भरा सा लगेगा आपको. एंड इट रिड्यूसेस द लंग फंक्शंस एंड इन्फ्लेशंस द लाइनिंग ऑफ लंग्स. नेक्स्ट, स्मोक. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग. स्मोक है ना, वो फॉग एंड स्मोक, नेम इटसेल्फ सजेस्ट. देखो, स्मोक का स्मोक है और जी फॉग का जी है, तो स्मोक, कॉम्बिनेशन ऑफ smoke and fog. It is a photochemical and coal induced smoke. It is restricted and highly motorized area in metro cities.
जहाँ से ये बहुत ही जनरेट होता है. Occurs under the adverse meteorological conditions when air movement is restricted. It reduces the visibility, causes the eye irritation, damages to the vegetations and the cracking of rubber. Prolonged exposure of smog may result in the high mortality rate. Here you can see that the source of pollutants are mentioned and reaction in the atmosphere and how the photochemical smoke are formed. So nitric oxide react with get oxidation, oxidation होता है उसका, and नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है. जैसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो जाता है, दैट इज द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट और द फोटोकेमिकल स्मोक. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे ही ऑक्सीजन और हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो वो पैन फॉर्म करता है, दैट इज योर परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स. जब भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO और अदर ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करता है तो ये सभी चीज बनता है ना. तो ये अदर एटम्स भी वो फॉर्म कर देता है एटमॉस्फेयर के अंदर, लाइक NO एंड ऑक्सीजन एटम. अब ये फर्दर दूसरे एयर पॉल्यूटेंट्स के साथ रिएक्ट कर देता है. सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड जो इंडस्ट्री से रिलीज हो रहा है वो हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन करके फॉर्माल्डिहाइड्स एंड अदर ऑल्डिहाइड्स फॉर्म कर रहा है. And apart from that hydrocarbons are also formed and the oxygen gases और the oxygen यहाँ जो प्रेजेंट था, जो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो रहा है वो अल्टीमेटली सनलाइट की मदद से क्या फॉर्म कर रहा है, वो ओजोन फॉर्म कर रहा है. नेक्स्ट, एसिड मिस्ट एंड द एसिड रेन. So acid mist and the acid rain is any other form of precipitation that is unusually the acidic, meaning that it possesses the elevated level of hydrogen ions, means highly acidic. It can have the harmful effects on the plants, aquatic life and these infrastructures. देखिए, जहाँ पर भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या हम बोल सकते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट है और जहाँ से भी वो रिलीज हो रहा है पर्टिकुलर ऑन दैट एरिया, उस एरिया के ऊपर में जहाँ पर ये रिलीज हुआ है वहाँ पर अगर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ तुरंत उसका रिएक्शन होगा और वो नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करेगा और वो आगे जाके कंडेंस हो जाएगा और कंडेंस होकर प्रेसिपिटेट होगा एंड अल्टीमेटली इट कम्स एज इन द फॉर्म ऑफ द एसिड रेन. ओके, सो देर आर मेनी इफेक्ट्स ऑफ द एसिड रेन्स. आप देख सकते हो, आपको पता ही होगा, आपने स्कूलिंग टाइम पे भी पढ़ा होगा दैट येलोनेश ऑफ द ताजमहल इज ड्यू टू द एसिड रेन. ओके, अपार्ट फ्रॉम डैट बहुत सारी बिल्डिंग्स होती है जिसकी मटेरियल्स डिग्रेड हो जाते हैं, डिटोरिएट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एसिड रेन्स. अगर आपका रेसिडेंशियल एरिया लोकेट कर रहा है इंडस्ट्रियल एरिया के आजू बाजू में तो डेफिनेटली आपके बिल्डिंग पे भी बहुत इफेक्ट हो रहा होगा बिकॉज ऑफ डैट इंडस्ट्रियल जोन. एंड एज बिकॉज आपको मैंने अभी बताया कि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया से या जो भी इंडस्ट्रीज से या अदर सोर्सेज से सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज हो रहा है और जैसे ही ऊपर जाके एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा वो एसिड फॉर्म कर जाएगा, राइट. नेक्स्ट, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट produced from the combination of hydrocarbons and nitrogen dioxide in the presence of sunlight and the heat. So hydrocarbons react with oxygen, nitrogen dioxide and light and it forms the PAN. देखिए, पैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक मार्क में आ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन. पैन का फुल फॉर्म है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. याद रखिए, दिस इज द फॉर्मूला. ये भी आपको याद रखना है, पैन का फॉर्मूला क्या होता है. Okay, very important from exam point of view. The general equation is CxHyO3 plus NO2 gives CxHyO3NO2 and the results effects of the PAN are it causes the eye irritation, damages to the plant and skin cancer. Okay, moving to next, formaldehyde. It is the organic chemical prevalent in the atmosphere, in the environment. It is a colorless gas with a pungent odor from the family of aldehyde gases. It is formed by the numerous natural sources and anthropogenic sources released from through biomass combustions, forest fire decompositions and through volcanoes, power plant incinerations, automobiles,
then it causes a cancer and irritation to the respiratory tract. Now let's see what will be the effects of the air pollutions or the air pollutants. Effects of the air pollutions on the human health. Man easily get affected by the air pollutions, right? Because we are very much sensitive to these all pollutants. Inhalation of the air pollutants through the respiratory system gives the direct impact on the human health, right? Next, what are the factors affecting the impact of air pollutants on the man? देखो, टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, किस प्रकार का पॉल्यूटेंट्स है, कंसंट्रेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, कितने कंसंट्रेशन में वो अवेलेबल है, लिमिटेड. आप देखेंगे जब नैक के बारे में, जैसे कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, उसके अंदर कुछ परमिसिबल लिमिट्स दी गई है. अगर ये गैसेस कुछ परमिसिबल लिमिट्स के अंदर रहती है तो उसका इफेक्ट उतना नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उसका कंसंट्रेशन उस लिमिट से बियॉन्ड जाता है, उसके आगे जाता है, तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं. तो उसकी बात कर रहे हैं कि टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट्स, कितने लंबे समय तक आप उस एयर पॉल्यूटेंट के एक्सपोजर में हैं, हेल्थ कंडीशंस ऑफ द रिसेप्टर, अगर आपकी हेल्थ बहुत ही नाजुक है पहले से ही और आप एयर पॉल्यूटेंट्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा होगा, बहुत ही स्पीडीली होगा आपके ऊपर. लेकिन आपकी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी है और आप बहुत ही हेल्दी पर्सन है, तो आप पे एयर पॉल्यूटेंट का इम्पैक्ट जो है, वो इफेक्ट जो है, वो बहुत ही लंबे समय के बाद पता चलेगा या दिखाई देगा, है ना. तो हेल्थ कंडीशन जो है रिसेप्टर का, वो भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि किस लेवल का इम्पैक्ट पड़ रहा है एयर पॉल्यूशन का ह्यूमन हेल्थ के ऊपर. एंड देन द एज ग्रुप, छोटे बच्चे और सीनियर सिटीजन्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है, या उस पर हम बोल सकते हैं उनकी सिस्टम इतनी ज़्यादा वीक रहती है कि वो उस चीज़ को इजीली सस्टेन नहीं कर पाते. सो ये इन लोगों को, इस एज ग्रुप वाले लोगों को इस एयर पॉल्यूटेंट से बचाना चाहिए. ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड while having an exposure to the air pollutants. Air pollutants कैसे ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा, ये सभी फैक्टर्स बहुत ही मेजर पॉइंट्स रोल करते हैं. नाउ द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन द ह्यूमन हेल्थ. अब देखिए कौन कौन से हेल्थ पे कौन कौन से इफेक्ट्स पड़ते हैं एयर पोल्यूशन के. कॉजेज द इरिटेशन टू द आई, कॉजेज नोज एंड थ्रोट इरिटेशंस. SO2 and PM irritate respiratory tract and causes damages to the lungs. NO2 causes airway restrictions, है ना, आपका जो एयरवे है, पासेस है, नेजल है, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है. दैट मोनोक्साइड reduces the carbon carrying capacity of the blood, causes the headache, fatigue and drowsiness and death. CO increases the stress on those suffering from cardiovascular and pulmonary diseases. Ozone causes the burning eyes, coughing and chest discomfort. Gases like H2S, ammonia, etc., they are causing the odor nuisance. Increases the mortality rate and morbidity rate. यहाँ पर ही गलत है, आपकी जो mortality rate होगी वो डिक्रीज हो जाती है because of the effects of the air pollutants on the human health. Then pollen initiate the asthma attack. Chronic pulmonary diseases like bronchitis and asthmas are aggravated by these pollutants. Other effects of the air pollutants on the human health are: HF causes the disease of the bone like fluorosis and molting of teeth. Carcinogenic agents causes the cancer. PM, particulate matter, that is dust, causes the respiratory diseases like silicosis and asbestosis. जो भी सीमेंट इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं या जो सिविल वर्क काम करते हैं जहाँ पर हमेशा डस्ट रहती है, उन लोग को ये डिसीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस उनको होते हैं. हैवी मेटल्स लाइक लेड कॉजिंग द पॉइजनिंग. रिटार्डेशन ऑफ द मेंटल एक्टिविटी, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, वीकनेस एक्सेट्रा एंड द कॉजेज ऑफ स्किन कैंसर. देख सकते हो कि आप A to Z सभी डिसीजेस कवर हो ही गए एयर पॉल्यूटेंट्स की वजह से ह्यूमन हेल्थ के ऊपर. These are the pollutants and their effects. pollutants की बात करें, अगर पेस्टिसाइड्स है तो उसका यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं. देखिए यहाँ पर pollutants सोर्स एंड पॉसिबल इफेक्ट्स क्या होगा उसके बारे में दिया गया है. तो पहला जो है पेस्टिसाइड्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ करते हैं, लैंडस्केपिंग्स में.
and it damages the nerve and the birth defects and cancers. Second is the lead paint and gasolines. It affects the brain, kidney and the learning problems. PM, released from the vehicle exhaust, fire, smokes. It is having the effect like respiratory damage, bronchitis and cancers. कोल डस्ट, कोल माइनिंग ब्लैक्स, जो कोल माइनिंग में काम करते हैं उनको लंग डिसीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं. देन कम्स पॉल्यूटेंट लाइक बैक्टीरिया ड्यू टू द पुअर सैनिटेशंस एंड इट इज़ हैविंग द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस. अगर बैक्टीरिया होता है तो आपको पता है कि सबसे पहले जो इफेक्ट होगा वो आपके स्टमक पे होगा, इंटेस्टाइनल पे होगा, राइट. सो डायरियाज, नॉशियाज, दिस ऑल आर दी problems related to the bacteria. Then if the pollutants is a noise and it is releasing from the transportation and other sources, then there will be a possible effect on the hearing losses. So there will be hearing losses due to this. Okay, ये source है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मैंने लिया है, राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ द एयर पॉल्यूशंस. देखिए यहाँ पर भी सभी वही, अभी जो हमने जितने पॉल्यूटेंट्स देखे वही पॉल्यूटेंट्स हैं. उनके सोर्सेज आपको पता चल गए. ऑलरेडी हमने एक पॉल्यूटेंट्स का सोर्सेज देखा है और उसका क्या इफेक्ट होता है वो सभी यहाँ पर दिया है इस टेबुलर फॉर्म में. ओके, नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ द एयर पॉल्यूशंस ऑन द एनिमल्स. एनिमल्स पे क्या होगा? देयर आर 2 स्टेप प्रोसेस लाइक एक्यूमुलेशंस ऑफ द एयरबॉर्न कंटामिनेंट्स इन द वेजिटेशंस एंड फॉरेज, सब्सिक्वेंट पॉइजनिंग टू द एनिमल्स व्हेन दे ईट इट. जब भी वो खाना खा लेंगे उस पॉइजनड वाले फूड को तो वो सब्सिक्वेंटली डाई हो जाएंगे. Third is the pollutant responsible for the damage are fluorine, dust and lead. Fluorine can cause the rapid loss in the weight, decline in the health, poisoning, etc. It may increases the bone failure. Arsenic in dust or spray on plant led to poisoning of the animals. देखिए आप प्लांट्स के ऊपर भी अगर कुछ स्प्रे कर रहे हैं जिसके अंदर आर्सेनिक और लेड है तो अल्टीमेटली ह्यूमन हेल्थ पे भी इफेक्ट करेगा, तो ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए. Air pollutants can causes the salivation, thirst and vomiting, uneasiness, irregular pulse and respirations. Again ये सभी देखिए इसमें भी कुछ कुछ पॉइंट्स है रिलेटेड टू एनिमल्स है जो कैसे उनको प्रॉब्लम्स होंगे ड्यू टू एयर पॉल्यूटेंट्स, है ना. हम भी एनिमल्स है लेकिन हमने अलग से हमारे प्रॉब्लम्स को डिफाइन किया है, लेकिन ये एनिमल्स के भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं उनको जो ये सब प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ड्यू टू एयर पॉल्यूटेंट्स. नर्वस सिस्टम उनका इफेक्ट करता है. एनिमल्स बिकम डल एंड लूज द वेट, कैन रिजल्ट इन द पैरालिसिस एंड द डेथ. एसिड रेन फॉलिंग इन द रिवर किलिंग द फिश दैट आर सेंसिटिव टू द pH फ्लक्चुएशंस. नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ द एयर पॉल्यूशंस ऑन द प्लांट्स. इंटरफियर विद द प्लांट ग्रोथ उनकी रुक जाती है. वीकन्स द प्लांट एंड मेक्स देम मोर ससेप्टेबल टू द इंसेक्ट इन्फेस्टेशंस. उनकी एफिशिएंसी घटा दी जाती है और वो इजीली छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, मीन्स वो प्लांट के ऊपर अफेक्ट कर जाते हैं और आपका प्लांट डैमेज हो जाता है. रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ द लाइट रीचिंग द लीफ बाय क्लॉगिंग द स्टोमेटा एंड रिड्यूसेस द CO2 इंटेक एंड डज इंटरफेयर विद द फोटोसिंथेसिस. आपके पूरे प्लांट जो लीव्स होते हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस करता है, देख रहे हो कि नीचे वाले फिगर में, फर्स्ट फिगर में पूरा का पूरा आप ऐसे आपके घर में भी प्लांट्स में देखेंगे कि ऐसा पूरा कवर कर देता है वो. जब भी वो ऐसा पूरा आपके लीफ को कवर कर देता है, क्लॉक कर देता है, डेट मीन्स उसके प्रोसेस को वो इंटरफियर कर रहा है जो फोटोसिंथेसिस का है, एंड बाय दिस they are affecting the plant growth and the other processes. Damages to the leaves like bleaching of leaves, collapse of the leaves, necrosis of the leaves. Retard the yield, उसका yield, उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, उसके अंदर से जो प्रोडक्शन होना है वो प्रोडक्शन कम हो जाती है. It is acute and chronic injury to the plant. Spoil the appearance of the plant, right? बहुत अच्छे दिखने वाले प्लांट होते हैं वो बहुत ख़राब दिखने लग जाते हैं क्योंकि उनके पत्ते मुरझा जाते हैं, गिर जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, अनइवननेस हो जाती है, राइट. डलनेस आ जाता है उनके कलर के अंदर. सो दीज आर दी सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट्स ऑन द प्लांट. इफेक्ट्स ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट्स ऑन द मटेरियल. अब देखिए मटेरियल पे क्या क्या असर पड़ता है. डैमेजेस द मटेरियल और द मेटल बाय कोरोजन. CO2 in the presence of moisture produces the carbonic acid which is then reached out as a water soluble bicarbonates. PM adhere to the building surfaces to produce the unsightly coating. Paint is also affected and requires the frequent painting.
ultimately increases the economic. H2S is common cause of the darkening of the surface covered with the paint. SO2 causes the deterioration of the natural and some synthetic textile fibers. O3, ozone gas, pronounced fading of certain dyes on the cotton and rayon fabrics. Rubber can be damaged by cracking. SOx causes the leather to lose its strength and ultimately disintegrate that material. एयर पोल्यूटेंट्स कॉजेज द डैमेज टू द मटेरियल बाय 5 मैकेनिज्म्स. देखिए एयर पोल्यूटेंट्स कैसे मटेरियल को डैमेज करता है. देयर आर द 5 मैकेनिज्म्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सा मैकेनिज्म नहीं यूज़ होता है या कौन सा मैकेनिज्म ऑप्शंस में दिया रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय द एयर पोल्यूटेंट टू डैमेज द मटेरियल. सो एब्रेशन, deposition and removal, direct chemical attack, indirect chemical attack and corrosion. Next, the effect of air pollutions on the atmosphere. सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि क्या क्या एयर पोल्यूशन का इफेक्ट होगा एटमॉस्फेयर के अंदर. इन्वर्जन, एसिड रेन्स, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, हीट आइलैंड्स, ओजोन डिप्लेशंस, फोटोकेमिकल स्मोक्स. ऑलरेडी हमने ये सब चीज़ देख लिया है. देखिए ये सभी टॉपिक्स के बारे में मैं आपको इन डिटेल बाद में एक एक टॉपिक ले लूँगा कि इन्वर्जन्स क्या होता है, ठीक है, हीट आइलैंड्स क्या होता है. बाकी सब तो कॉमन चीज़ें जो आपने पढ़ी होगी, लेकिन हीट आइलैंड एंड इन्वर्जन्स के बारे में मैं आपको लास्ट में या तो फिर अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा इन्वर्जन्स किसको बोलते हैं एंड हीट आइलैंड किसको बोलते हैं. देन अदर एयर पोल्यूशन इफेक्ट्स ऑन द एटमॉस्फेयर आर कॉजेज द विजिबिलिटी रिडक्शंस, प्रेसिपिटेशंस, चेंज इन द प्रेसिपिटेशंस. आपको पता है कि अभी बारिश बहुत अनइवन होने लग गया है. फॉग फॉर्मेशन, सोलर रेडिएशंस रिडक्शन. देन can causes the alteration in the temperature and the wind distribution, global warming, humid conditions, depletions of the ozone layer, life of the mosquitoes can be increased, causes the heat island effect, again acid rains and water chlorines. So this was the lecture from the एकदंत environment educations. ये था जिसके अंदर हमने बहुत ही मेजर पोर्शंस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर लिया. सोर्सेस, पॉल्यूटेंट्स, देन कम्स दी इफेक्ट्स. बहुत ही मेजर पोर्शंस कवर हो गया है एक ही लेक्चर के अंदर. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द एकदंत एनवायरमेंट एजुकेशंस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फ्रेंड्स so that I will be highly motivated to make such more videos related to your examinations and covering the syllabus. कवर तो हम करेंगे ही डेफिनेटली. मैं थोड़ा टाइम लग रहा है इसके वजह से बिकॉज आई नीड टू कलेक्ट दी कंटेंट्स. मुझे कंटेंट्स कलेक्ट करने पड़ रहे हैं और फिर उसको आपको एक सिंगल वीडियो के अंदर आपको एक ही साथ बहुत सारे कंटेंट्स दे सकूँ, इस तरीके का मेरा प्रयास रहता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एकदंत एनवायरमेंट एजुकेशंस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल्स फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.